हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अनिका के शरीर में किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं नज़र आ रही थी। अनिका की आंखें बंद थी और उसका चेहरा पूरी तरह से बेजान नज़र आ रहा था। मगर जब रोहित ने अनिका के गले पर उंगलियां रखकर उसकी नब्ज़ चेक की, तब रोहित ने राहत की एक लंबी सांस ली। अनिका की नब्ज़ धीरे धीरे चल रही थी। तभी अचानक ही रोहित को एहसास हुआ कि रोहित का अनिका का चेहरा धुंधला नजर आने लगा था। तब रोहित को इस बात का एहसास हुआ कि जो रोहित आज तक कभी किसी बड़ी से बड़ी मुसीबत के सामने टूटा नहीं था, उस रोहित की आंखों में आज शायद जिंदगी में पहली बार नमी आई थी। अनिका के सामने इस तरह देखकर रोहित की आंखों में आंसू बहने लगे। रोहित के सिक्योरिटी गार्ड्स भी रोहित को इस हालत में देखकर एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने अपने मालिक को कभी इससे पहले इमोशनली इतना कमज़ोर नहीं देखा था। ज़्यादातर गार्ड्स काफ़ी सालों से मारवा हाउस के लिए काम कर रहे थे और वो लोग अपने मालिक रोहित को अच्छी तरह से जानते थे। वो ये बात अच्छी तरह से समझ रहे थे कि इतने दिनों से अनिका की गुमशुदगी के बाद रोहित ने अपने अंदर इमोशंस का जो बांध बना रखा था, वह अनिका का चेहरा देखते ही टूट गया था। इसकी वजह से रोहित को बिना पता चले ही रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे थे। अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए रोहित ने अनिका को अपने हाथों में उठा लिया और गाड़ी से बाहर निकालने लगा और अनिका को संभालकर मारवा हाउस के गेट के अंदर ले गया। मगर गेट के अंदर दाखिल होते ही रोहित ने अपने घर के आगे कदम बढ़ाते हुए रोक लिए और रोहित के पीछे चल रहे सिक्योरिटी गार्ड से कहा, उस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लो, मुझे उस गाड़ी की हर छोटी से छोटी डिटेल चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने जैसे ही अपने मालिक की बात सुनी, कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़कर वापस उस कार के पास गए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने देखा कि कार के अंदर चाबी लगी हुई थी। कार को पूरी तरह से तलाशने पर उन्हें कार में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिस पर शक किया जा सके। कार पूरी तरह से खाली थी और डिग्गी भी पूरी तरह से खाली थी। कार की दोनों नंबर प्लेट्स भी पूरी तरह से ब्लैंक थी, उस पर कोई नंबर नहीं लिखा था। जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने बोनट खोलकर कार को चेक किया, तब उन्हें वहाँ भी ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई जिससे कोई सुराग मिले या कोई खतरा नज़र आए। एक सिक्योरिटी गार्ड्स ने आगे की ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को शुरू किया और मारवा हाउस के गेट के अंदर ले जाकर कार को अपने कब्जे में ले लिया। रोहित बड़ा ही संभल कर अनिका को धीरे धीरे घर के अंदर ले जाने लगा। सुबह का वक्त था, इसलिए घर के ज़्यादा लोग जगे नहीं थे। घर के कुछ नौकर जो सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, बस वो वहाँ से धीरे धीरे अपने दिन की शुरुआत करते नजर आ रहे थे। अनिका को लेकर जब रोहित घर के अंदर दाखिल हुआ, तब रात की ड्यूटी पर तैनात घर की हेल्प सर्वेंट दौड़कर रोहित के पास आई और कहने लगी, मैडम वापस आ गई, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या हुआ है मैडम को, ठीक तो है ना मैडम? ये मैं अभी बच्चों को जगाती हूँ। वैसे भी अनिका मैडम जब से गई हैं, तब से बच्चे पूरी रात जागकर अपनी मम्मी को याद करते रहते हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि अनिका मैडम वापस घर लौट आई है, तो बच्चे बहुत खुश होंगे। मैं अभी उन्हें जगाती हूँ। और तभी रोहित ने उस नौकरानी से कहा, रुक जाइए, बच्चों को अभी कुछ मत बताइए। सबसे पहले आप हॉस्पिटल में फ़ोन करके हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर को कुछ और डॉक्टर के साथ यहाँ बुलाइए, अभी इसी वक्त। बच्चों को कब बताना है मैं आपको बता दूंगा। रोहित की बात सुनते ही उस नौकरानी ने अनिका को हल्का सा सहारा देते हुए उसे उसके बेडरूम की ओर ले जाने में रोहित की मदद की। रोहित और अनिका के बेडरूम के दरवाजे तक पहुँचते ही वो नौकरानी दौड़कर लाइफ केयर हॉस्पिटल फ़ोन करने के लिए निकल गई। अनिका को बड़े ही ध्यान से और संभाल कर बिस्तर पर लिटाते हुए रोहित ने अनिका के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि तुम पर क्या गुजरी होगी, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुमने अपने सामने आई हर मुश्किल का डटकर मुकाबला किया होगा। मगर बिल्कुल फिक्र मत करो, अब जैसे ही तुम्हारी आंखें खुलेंगी सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। हम दोनों हमारे बच्चों के साथ बड़े ही प्यार से ज़िंदगी बिताएंगे और मैं वादा करता हूँ तुमसे कि जिस दुश्मन ने यह हरकत की है उसे पाताल से भी ढूंढ कर निकाल लूँगा। अगर अब मेरी ज़िंदगी का सिर्फ यही मकसद रह गया है कि मैं अपने परिवार को दुश्मनों की नज़र से बचाता रहूं, तो मैं ज़िंदगी भर ये काम करने के लिए तैयार हूँ। मगर आज के बाद किसी भी दुश्मन की बुरी नज़र हमारे परिवार पर नहीं पड़ेगी। बस अब कुछ देर तुम आराम करो और जब तुम अपनी आँख खोलोगी तो हम हमारी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करेंगे। इतना कहने के बाद रोहित ने अनिका के कपड़ों की ओर देखा जो बेहद ही गंदे नज़र आ रहे थे। ये देखने के बाद रोहित ने अलमारी से अनिका के कपड़े निकाले और फिर उसके कपड़े बदलने लगा।
अनिका के कपड़े बदलते वक्त अचानक रोहित की नज़र अनिका के शरीर पर लगे जख्मों पर पड़ी, जिस पर अच्छी तरह से ड्रेसिंग की गई थी। रोहित अब ये बात सोचकर हैरान हो गया था कि आखिर अनिका के शरीर पर इतने गहरे जख्म पड़े कैसे। रोहित एक बात अच्छी तरह से जानता था कि जिसने जख्म दिए थे उसने अनिका की मरहम पट्टी नहीं की होगी, और जो इस तरह से मरहम पट्टी करता वो कभी इतने गहरे जख्म नहीं देता। इस बात से एक बात तो क्लियर थी कि अनिका पर जिस किसी दुश्मन ने हमला किया था उससे बचने में अनिका के किसी दोस्त ने उसकी मदद की थी। मगर अब रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि अगर अनिका को कोई दोस्त मिल गया था जो दुश्मनों से बचने में अनिका की मदद कर रहा था, तो वो दोस्त सामने क्यों नहीं आ रहा था। उस एनवलप में जिसने अनिका की तस्वीर भेजी थी, अगर वही अनिका को बचाने वाला था तो फिर वो सीधे सीधे रोहित को कांटेक्ट करके अनिका को रोहित तक पहुंचने में मदद क्यों नहीं कर रहा था। आखिर इस तरह से अनिका को घर भिजवाने का क्या मतलब हो सकता था। कई सारे ऐसे सवाल थे जिनका जवाब सिर्फ अनिका ही दे सकती थी, और जिसके लिए रोहित को अनिका के जागने का इंतजार करना था। रोहित के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह जल्द से जल्द जानना चाहता था कि अनिका के साथ क्या हुआ था। वो कौन दुश्मन था जिसने अनिका को किडनैप किया था और उस पर इस तरह पर जानलेवा हमला किया था, और वो कौन दोस्त था जो पर्दे के पीछे छुपकर रोहित के परिवार की मदद कर रहा था। कुछ ही देर में लाइफ केयर हॉस्पिटल से डॉक्टरों की एक बड़ी सी फौज मारबा हाउस में दाखिल हुई। जब आयशा को पता चला कि अनिका घर वापस लौट चुकी है तो आयशा दौड़कर रोहित और अनिका के कमरे में आई और सिसक सिसक कर रोने लगी। आयशा ने अनिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। मैं जानती हूँ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ज़रूर उस अक्षय वर्मा ने ही तुम्हें किडनैप करके तुम्हें मारने की कोशिश की। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि तुम घर वापस लौट आई, वरना मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। मरने के बाद भी मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती। आयशा आंखों में आंसू लिए अनिका के बिस्तर के पास बैठ रही। रोहित की दादी माँ सुहासिनी मारबा भी व्हील चेयर पर बैठी अनिका के होश में आने का इंतज़ार कर रही थी। दादी माँ को अनिका के लिए प्यार जरूरी था, मगर दादी माँ को अगर ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की फिक्र थी तो वो थी मारबा ख़ानदान की आन बान और शान। साथ ही साथ दादी माँ ये जल्द से जल्द जानना चाहती थी कि आखिर मारबा ख़ानदान की बहू को किडनैप करने की हिम्मत किसने की थी। वो जल्द से जल्द परिवार के दुश्मन का पता लगाना चाहती थी और उसे सख्त से सख्त सज़ा देना चाहती थी। दादी माँ ने कॉल करके पहले ही पुलिस कमिश्नर को इत्तला कर दिया था कि मारवा ख़ानदान की बहू घर वापस लौट आई थी, और वो जल्द से जल्द गुनहगारों को जेल की सलाखों के पीछे धकेल देना चाहती थी, ताकि आने वाले दिनों में मारवा ख़ानदानों के लोगों पर उंगली उठाने की किसी दुश्मन की हिम्मत न रहे। पुलिस कमिश्नर ने भी इस केस को स्पेशली कैटेगरी में डालते हुए अपने खास ऑफिसरों को मारवा हाउस भेज दिया था। सभी सूर्योदय नहीं हुआ था, मगर सूरज की पहली किरण दिल्ली शहर पर पड़े उससे पहले पूरे दिल्ली शहर में ये बात फैल गई थी कि मारवा ख़ानदान की बहू घर वापस लौट आई है। अनिका को पूरी तरह से एग्जामिन करने के बाद लाइफ केयर हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर ने रोहित से कहा, देखिए रोहित जी, मुझे लगता है कि डॉक्टर अमृता यानी कि आपकी धर्मपत्नी अनिका जी को कोई खास सेडेटिव दिया गया है जिसकी वजह से वो बेहोश है, मगर ये सेडेटिव का सोर्स क्या है ये पता नहीं चल रहा। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस किसी ने भी अनिका जी को ये सेडेटिव दिया है उसने इस खास बात का ध्यान रखा है कि अनिका जी को कुछ वक्त के लिए आराम मिले, ताकि शरीर पर लगे ये गहरे जख्म जल्दी से जल्दी भर जाए। बस मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर अनिका जी को इतनी हैवी डोज दिया गया था तो वो कार ड्राइव करके यहाँ तक कैसे पहुँची। डॉक्टर जो बात कह रहे थे वो बात रोहित की समझ में नहीं आ रही थी। पास खड़े पुलिस ऑफिसरों ने जब रोहित के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की तब उन्हें पता चला कि गार्ड ने ना तो कार में किसी को उतरते देखा और ना ही कोई कार चलाता हुआ उन्हें नजर आया। लाइफ केयर हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर ने रोहित को कमरे के बाहर ले जाते हुए कहा, देखिए मुझे लगता है अब पेशेंट को कुछ देर आराम करना चाहिए। ये भीड़ अगर इसी तरह इकट्ठा होती रही तो फिर हो सकता है कि जब अनिका मैडम को होश आए तो अचानक इतनी भीड़ देखकर उन्हें किसी तरह का मेंटल डिस्टर्बेंस हो, और ऐसी हालत में जहां हमें ये भी नहीं पता कि उन्हें कौन सी तरह की मेडिसिन दी गई है, हमें उन पर किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए। मुझे लगता है आप लोगों को जो भी पूछताछ करनी है वो एक बार मैडम होश में आ जाए, हमें इस बात की तसल्ली हो जाए कि वो पूरी तरह फिट हैं, उसके बाद तहकीकात शुरू करनी चाहिए। रोहित भी अब ये बात अच्छी तरह से जानता था कि डॉक्टर साहब जो कह रहे थे वो सच था,
दुश्मनों को ढूंढने की जल्दी में होश में आने के बाद अनिका को किसी भी तरह के स्ट्रेस में नहीं डालना चाहिए। यह बात रोहित को भी रियलाइज़ हुई थी, इसलिए सभी लोगों के सामने हाथ जोड़ते हुए रोहित ने कहा, मुझे लगता है इस वक्त हमें अनिका को अकेला छोड़ देना चाहिए। हम सब उम्मीद करते हैं कि अनिका जल्द से जल्द होश में आ जाए। हमें अगला जो भी कदम उठाना है वह हम अनिका के होश में आने के बाद ही तय करेंगे। रोहित की बात मानते हुए कमरे में मौजूद सारे लोग कमरे से बाहर निकल गए। कुछ देर तक अनिका का चेहरा देखने के बाद आयशा भी अपनी जगह से उठकर दादी माँ को लेकर वहाँ से चली गई। सब लोगों के जाने के बाद रोहित ने जब घड़ी में देखा तो सुबह के 7 बज चुके थे। बच्चों के जागने का वक्त हो गया था। रोहित तीनों बच्चों के बेडरूम में गया। तब उसने देखा कि तीनों बच्चे अपने अपने बिस्तर पर बड़े ही आराम से गहरी नींद में सोए हुए थे। मगर जैसे ही रोहित ने खिड़कियों के पर्दे खोले, तीनों बच्चे एक साथ आंखें खोलकर रोहित की ओर देखने लगे। सूरज की पहली किरण तीनों बच्चों के चेहरे पर पड़ रही थी और बच्चों को रोहित के चेहरे पर मुस्कान साफ साफ नजर आ रही थी। तीनों बच्चे एक साथ खड़े होकर रोहित से कहने लगे, डैड, क्या मम्मा वापस आ गई? रोहित को इस बात से हैरानी हो रही थी कि आखिर तीनों बच्चों को कैसे पता चल गया कि उनकी माँ घर लौट आई थी। वह बच्चों को इतने दिनों बाद रोहित के चेहरे पर मुस्कान देखते ही ये बात समझ में आ गई थी कि इस मुस्कान का कारण क्या था। सूरज की पहली पहली किरणों बच्चों के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे बच्चों का चेहरा इतने दिनों में पहली बार खिलखिलाता हुआ नजर आया था। तीनों बच्चे के चेहरे को देखकर आज रोहित को पहली बार समझ में आया था कि आखिर सूरजमुखी के फूल के लिए सूरज की क्या अहमियत होती है। तीनों बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अनिका के रूप में उसने अपना सूरज वापस मिल गया था। तीनों बच्चों के चेहरों की मुस्कान वापस लौट आई थी। तीनों ही बच्चे अपने अपने बिस्तर से उठे और दौड़कर रोहित के पास आए। रोहित ने एक साथ तीनों बच्चों को अपने गले लगा लिया और फिर बड़ी ही धीमी आवाज़ से तीनों बच्चों को समझाते हुए कहा, देखो, मैं अब तक इतना तो अच्छी तरह से जान चुका हूँ कि तुम तीनों बच्चे हो मगर काफ़ी समझदार हो। बस कुछ घंटे और तुम्हें अपनी समझदारी दिखानी होगी। तुम्हारी मम्मा घर वापस लौट आई है, मगर मम्मा की तबीयत थोड़ी सी नाजुक है। जब तक उनको होश नहीं आ जाता तब तक हमें मम्मा की देखभाल करनी है। मगर होश आने के बाद भी अगले कुछ दिनों तक हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि मम्मा को किसी भी तरह का स्ट्रेस महसूस ना हो। इसलिए मैं तुम तीनों से कहना चाहता हूँ कि अगर मम्मा तुम्हें सामने से कुछ कहती हैं तब तो ठीक है, मगर तुम बार बार उनसे सवाल पूछकर उन्हें डिस्टर्ब मत करना। वह कहाँ थी, किसके साथ थी, उनके साथ क्या हुआ, यह सारे सवाल पूछ कर मम्मा को उस वक्त कोई एंग्जाइटी मत देना। हमें बस मम्मा को खुश रखना है जिस तरह मम्मा ने हम लोगों को खुश रखा है। अब हमारी बारी है टू रिटर्न द फेवर, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम तीनों मेरी पूरी मदद करोगे। कहते हुए रोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई थी और साथ साथ बच्चों के चेहरे पर भी खिलखिलाहट लौट आई थी। रोहित बाहर से तो पूरे वक्त काफ़ी हिम्मत दिखाता रहता था, मगर जब रोहित और भूमिका को अनिका का फ़ोन आकाश के एक्सीडेंट स्पॉट पर मिला था, उस वक्त से लेकर अब तक रोहित के मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी रही थी। रोहित बाहर से तो काफ़ी हिम्मत दिखाता था, मगर अंदर ही अंदर उसे अनिका के लिए काफ़ी फिक्र होने लगी थी। तीनों बच्चों को जब भी रोहित उदास देखता अपनी माँ के बिना, तब रोहित के मन में बार बार एक सवाल उठने लगता, जिस तरह रोहित ने बिना माँ के पूरा बचपन गुजारा था, कहीं इन बच्चों के सामने भी ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई तो वह अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। रोहित के पास दुनिया भर की ताकत मौजूद थी, मगर फिर भी वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों की माँ को ढूंढने में नाकामयाब रहा था। और अनिका के गायब होने के बाद हर पल रोहित को इसी गिल्ट का एहसास होता रहता था। साथ साथ उसे अनिका की फिक्र भी लगी रहती थी। मगर अनिका के घर लौट आने के बाद रोहित के दिल में चल रही अनिका की फिक्र भी खत्म हो गई थी और बच्चों के भविष्य को लेकर रोहित को बार बार जो चिंता हो रही थी वो भी खत्म हो चुकी थी। रोहित के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ हटा लिया था। तभी तीनों बच्चों ने धीमी आवाज में रोहित के कान में आकर पूछा, हम मम्मा को देखना चाहते हैं, चलिए हमें मम्मा के पास ले चलिए। रिया के दोनों गालों पर हाथ फेरते हुए रोहित ने कहा, मैं आप लोगों को मम्मा से मिलाने जरूर ले जाऊंगा, मगर आप लोगों को भी मेरी बात का ध्यान रखना होगा। कहते हुए जब रोहित ने तीनों बच्चों की आंखों में देखा तो तीनों बच्चों ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। रोहित तीनों बच्चों को लेकर अनिका के बेडरूम में पहुंचा। बेडरूम का दरवाज़ा बंद था, मगर दरवाजे के पास पहुंचते ही तीनों बच्चों ने लगभग दरवाजे पर अपना हाथ रखा
और दरवाज़ा धीमे से खोल दिया। जब तीनों बच्चे बेडरूम के अंदर दाखिल हुए तब उन्होंने बिस्तर पर लेटी अनिका को देखा। तीनों बच्चे काफ़ी दिन बाद अपनी माँ को देख रहे थे। कुछ देर तक तीनों बच्चे बस दरवाजे पे पास खड़े अपनी माँ को देखते रहे, मानो मन ही मन वो ऊपर वाले को थैंक यू कह रहे हों जिन्होंने अनिका को वापस अपने बच्चों के पास भेज दिया था। रिया ने अपने दोनों भाइयों की ओर देखकर कहा, कमाल की बात है ना, वो कैंडल जो हम लोगों ने जलाई थी वो अब तक वैसी की वैसी जल रही है। इसका मतलब साफ है कि हमने जो प्रेयर्स की थी उन प्रेयर्स की वजह से गॉड ने मम्मा को वापस भेज दिया। दरअसल अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि रिया ने जो कैंडल जलाई थी वो कैंडल रिया के जलाने के बाद कुछ ही घंटों में पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। मगर आर्यन और अलेक्जेंडर ने ठीक उसी किस्म की कई सारी कैंडल्स इकट्ठा कर रखी थी और रिया का ध्यान न होने पर बार बार जाकर वो उस कैंडल को रिप्लेस कर देते थे ताकि रिया को हर बार वो उतनी नज़र आए। आर्यन ने अपनी बहन के कंधे पर रात रखते हुए कहा, रियली गॉड ने तुम्हारी प्रार्थना की वजह से ही मोम को वापस भेजा है, थैंक यू वेरी मच। आर्यन की बात सुनते ही रिया के चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान आ गई। वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन एक दूसरे को देखकर मन ही मन कुछ इशारा कर रहे थे। आर्यन और अलेक्जेंडर एक बात अच्छी तरह से जानते थे कि रिया की ज़िंदगी में शायद यह पहली बार हुआ था कि रिया ने इतने दिनों में ना कोई गेम खेली थी और ना ही अपनी गेमिंग टैबलेट को हाथ लगाया था। अनिका की जुदाई ने रिया को पूरी तरह से बदल के रख दिया था। अलेक्जेंडर और आर्यन को हमेशा ही इस बात का डर लगा रहता था कि उनकी बहन जो अपना पूरा बचपन वर्चुअल रियलिटी की गेम खेलने में बिताती थी वो अपनी जिम्मेदारियों को कम समझेगी। कब वो ये जान पाएगी कि वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में कितना फ़र्क होता है। मगर अनिका की जुदाई ने रिया को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। रिया के साथ साथ आर्यन और अलेक्जेंडर भी धीरे धीरे अनिका के बिस्तर की ओर कदम बढ़ाने लगे। बिस्तर के पास पहुंचते ही रिया बिस्तर पर चढ़ी और अनिका के बगल में जाकर सो गई और अनिका को गले लगाकर रोने लगी। रोहित ने जब ये देखा वो हड़बड़ा गया। उसे लग रहा था कि कहीं अनिका डिस्टर्ब ना हो जाए। यही सोचते हुए रोहित ने धीमी आवाज़ में रिया से कहा, देखो बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना, संभालो अपने आप को। लेकिन इस बार रिया मानने वाली नहीं थी। अपनी मम्मा को देखकर रिया के अंदर फिर से वो बचपना जाग गया था जो कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों में उससे पीछे छूट गया था। अपनी माँ को गले लगाकर रिया ने कहा, नहीं, मैं यहीं सोऊंगी मम्मा के बगल में। जब मम्मा जागेगी तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मम्मा मेरा चेहरा देखें। हालांकि आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों की यही इच्छा थी कि जब भी अनिका आंखें खोले वो सबसे पहले उसका चेहरा देखे। मगर आर्यन और अलेक्जेंडर अब काफ़ी समझदार हो गए थे। वो इतना तो जान चुके थे कि रोहित और अनिका दोनों बच्चों से शायद बराबर ही प्यार करते थे। हाँ, मगर जहाँ तक लाड प्यार की बात थी, रिया उनकी इकलौती बहन थी और तीनों में उसी को छोटी बहन का दर्जा हासिल था और इसलिए दोनों भाई भी उसे इतना ही लाड करते थे जितना रोहित और अनिका। आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही रिया को इस तरह भावुक देखकर खुद भी भावुक हो गए थे, पर अंदर ही अंदर वो यही मान रहे थे कि जल्द से जल्द अनिका को होश आ जाए। रिया अपनी माँ को गले लगाकर लेटी रही। वहीं अलेक्जेंडर, आर्यन और रोहित चेहरे पर मुस्कान लिए बिस्तर के सामने बैठकर इंतज़ार करने लगे कि कब अनिका की आंखें खुले और फिर से रोहित और अनिका का पूरा परिवार एक हो जाए। उधर दूसरी तरफ लाइफ केयर हॉस्पिटल के स्पेशल इमरजेंसी वार्ड में एडमिट श्रेया ने जब अपनी आंखें नहीं खोली थी, करुण गुलेरिया वहीं खड़े श्रेया के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। वहां लाइफ केयर हॉस्पिटल के गेट पर एक लंबी काली जीप आकर खड़ी हुई। इस जीप में एक आदमी बाहर आया जिसकी हाइट कम से कम 7 फुट की थी। उस आदमी के चेहरे पर काफ़ी जख्म नजर आ रहे थे। उसने एक काला चश्मा पहन रखा था, काले कपड़े, काला कोट, काले जूतों में वो आदमी धीरे धीरे हॉस्पिटल के मेन गेट की ओर अपना कदम बढ़ाने लगा। वो आदमी बार बार अपने पीछे देखकर इस बात का यकीन कर रहा था कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा था। अस्पताल की मेन डोर की ओर जाते हुए वह आदमी लगातार अपनी नज़रें चारों ओर घुमाकर यह देख रहा था कि लोगों की भीड़ में कोई नज़र नहीं उसका पीछा तो नहीं कर रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से यही लग रहा था जैसे वह आदमी किसी खास मकसद से हॉस्पिटल की ओर अपना कदम आगे बढ़ा रहा था। अपने दोनों हाथ अपने कोट की जेब में रखकर वह अपने भारी कदम धीरे धीरे हॉस्पिटल की ओर बढ़ाने लगा। चलते चलते अचानक वह रास्ते में तेजी से जा रहे किसी पेशेंट के रिश्तेदार से टकराया। मगर जैसे ही दोनों के कंधे टकराए वह पेशेंट का रिश्तेदार दूर जा गिरा और अपना कंधा पकड़कर हैरानी से
अजीब सी शक्ल वाले आदमी को देखने की कोशिश करने लगा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि 55 से 60 की उम्र का लगने वाला यह आदमी शारीरिक तौर पर इतना मजबूत कैसे हो सकता था। दोनों के कंधे टकराए तब उसे ऐसा लगा जैसे किसी लोहे की रोड से उसका साथ टकराया था। जमीन पर गिरे हुए आदमी को ना तो इस आदमी ने सॉरी कहा और न ही उसकी तरफ देखा। वह आदमी काले गॉगल्स के पीछे तेज नजरों के लिए अस्पताल की मेन डोर की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा। उस आदमी की नज़रें लगातार हॉस्पिटल के हर कोने में घूम रही थी। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि अस्पताल में सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी। हॉस्पिटल की सिक्योरिटी के साथ साथ कई प्राइवेट सिक्योरिटी वाले भी अस्पताल के चारों ओर नजर आ रहे थे। अपने आप को उनसे बचाते बचाते वह आदमी धीरे धीरे हॉस्पिटल के मेन गेट की ओर अपने कदम बढ़ाता रहा। उस आदमी की शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही थी, मगर काले चश्मे और चेहरे पर लगे गहरे निशानों की वजह से कोई ये ठीक से नहीं बता सकता था कि उस आदमी की शक्ल आखिर किससे मिलती थी। और उस आदमी को देखकर यही कहा जा सकता था कि वो कोई रहस्यमय आदमी था। उसके हाव भाव भी साफ साफ जाहिर नहीं हो रहे थे। धीरे धीरे वो आदमी लाइफ केयर हॉस्पिटल के मेन लॉबी में पहुंचा। उसने चारों तरफ अपनी तिरछी नज़रों से देखा। उस आदमी ने पूरी जगह को अच्छी तरह से स्कैन कर लिया था। अपनी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे अपनी आंखों में कोई डिटेक्टर लगे थे जो विस्फोटक चीज़ों को पकड़कर अपने आप पर आया खतरा टाल सकते थे। जब उसे सब कुछ संभालने लगा तो वह हॉस्पिटल के रिसेप्शन एरिया की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा। रिसेप्शन डेस्क के पास पहुंचकर रिसेप्शन डेस्क पर अपना एक हाथ रखकर उस आदमी ने अपनी गहरी आवाज़ में रिसेप्शनिस्ट से पूछा, इस श्रेया गुलेरिया का कमरा कौन से फ्लोर पर है। रिसेप्शनिस्ट भी उस आदमी की आवाज़ और उस आदमी का चेहरा देखकर कुछ वक्त के लिए बस उसे देखती रही। फिर अचानक अपना होश संभालते हुए रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर में कुछ चेक करने के बाद उस आदमी से कहा, जी श्रेया मैम 4th फ्लोर पर एडमिट है। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म भरना होगा। ये विजिटर्स फॉर्म है। इसमें आपको पेशेंट के साथ अपनी रिलेशनशिप मेंशन करनी होगी, अपना नाम लिखना होगा और यहाँ सिग्नेचर करनी होगी। उस रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर उस आदमी के चेहरे का रंग बदल गया। उस आदमी ने अचानक रिसेप्शनिस्ट ने जो फॉर्म हाथों में पकड़ा था वो फॉर्म रिसेप्शन डेस्क पर रखा और वापस एग्जिट डोर की तरफ चलने लगा। रिसेप्शनिस्ट ने पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी सर, क्या आप अब श्रेया मैडम को मिलना नहीं चाहते? कौन है आप? मगर रिसेप्शनिस्ट की बात को पूरी तरह से इग्नोर करके वो आदमी मेन गेट से बाहर निकल गया। रिसेप्शनिस्ट इस तरह का बर्ताव देखकर काफ़ी हैरान हो गई। उसके मन ही मन कुछ अजीब लगा। वो कुछ आगे सोचती कि तभी अपने बगल में फ़ोन पर बात कर रहे हुए अपने साथी का कॉल ख़त्म होने पर रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मुझे लगता है हमें सिक्योरिटी को अलर्ट कर देना चाहिए। ये आदमी जो अभी अभी यहाँ से गया है, ज़रूर वो आदमी गुलेरिया परिवार का दुश्मन है। आई थिंक हमें मिस्टर कलर गुलेरिया को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। रिसेप्शन पर बैठी रिसेप्शनिस्ट अब उस अनजान आदमी के बिहेवियर को देखकर काफ़ी घबरा गई थी। वो ये अच्छी तरह से जानते थे कि श्रेया गुलेरिया कौन थी और गुलेरिया परिवार का क्या पावर था। वो ये भी जानती थी कि हॉस्पिटल के मालिक रोहित मारवा गुलेरिया परिवार के दामाद थे। लाइफ केयर हॉस्पिटल इस शहर की सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल मानी जाती थी। सारे वीआईपी वीवीआईपी पेशेंट लाइफ केयर हॉस्पिटल में ही इलाज कराते थे, जिसकी वजह से लाइफ केयर हॉस्पिटल की अपनी सिक्योरिटी भी बहुत सख्त थी। मगर गुलेरिया परिवार की बहू हॉस्पिटल में एडमिट थी। इस वजह से खास गुलेरिया परिवार के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी हॉस्पिटल में काफ़ी टाइट सिक्योरिटी रखी थी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने जैसे ही अपने सिक्योरिटी गार्ड को इन्फॉर्म किया कि श्रेया को पूछते हुए एक अनजान आदमी हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था, तो पूरी हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड्स को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। हर कॉरिडोर में, हर स्टेप पर लगे सीसीटीवी कैमरा से पूरी हॉस्पिटल पर नज़र रखी जा रही थी। खासकर श्रेया के वार्ड के बाहर ही सिक्योरिटी और भी ज़्यादा अलर्ट कर दी गई थी। सिक्योरिटी गार्ड्स को अचानक ही इतना हलचल करते हुए देखकर करण गुलेरिया ने अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, क्या हुआ? ये सिक्योरिटी वाले अचानक ही इतनी हलचल क्यों कर रहे हैं? तभी करण के सिक्योरिटी गार्ड ने करण से कहा, सर बात दरअसल ये है कि कोई अनजान आदमी हॉस्पिटल में घुस आया था। उस आदमी ने रिसेप्शन पर श्रेया मैम के बारे में पूछताछ की और फिर रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उससे पूछा कि गुलेरिया परिवार के साथ उसका क्या रिलेशन है, तो वो बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चला गया।
इसलिए हम सबको हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। आप फिक्र मत कीजिए, मैडम की सिक्योरिटी काफ़ी सख्त कर दी गई है। दुश्मन हम तक कभी नहीं पहुंच सकता। करण से बात करके वो सिक्योरिटी गार्ड अपने लोगों को इंस्ट्रक्शन देता हुआ वहाँ से निकल गया। करण श्रेया के इमरजेंसी वार्ड के ठीक बाहर एक हॉस्पिटल बेंच पर बैठे थे। करण गहरी सोच में डूबे नजर आ रहे थे। उनके चेहरे से आकाश की मौत का दुख अब टेंशन में बदल गया था। वो जानते थे कि आकाश के जाने के बाद उन पर जिम्मेदारियां बढ़ने वाली थी और वो अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाना चाहते थे, चाहे वो गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री संभालने की बात हो या करण आकाश के परिवार यानी श्रेया की और पिंकी की जिम्मेदारी हो। करण ये भी नहीं जानते थे कि अचानक इतने दिनों से अनिका कहाँ गायब हो गई थी। वो अपने मन ही मन में ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उनके साथ अचानक ही ऐसा क्यों हुआ था। एक तरफ उसने अपने बेटा हमेशा के लिए छीन गया था और उनकी इकलौती बेटी भी कई दिनों से घर नहीं लौटी थी। करण के आसपास के सभी लोग करण से काफ़ी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे, मगर करण हर चीज़ से वाकिफ थे। कुछ ही देर में अचानक श्रेया के कमरे का दरवाज़ा खुला और श्रेया के कमरे से एक जूनियर डॉक्टर बाहर आई। जूनियर डॉक्टर के साथ साथ एक वार्ड बॉय भी जूनियर डॉक्टर के साथ चेहरे पर मास्क लगाए बाहर निकला। जूनियर डॉक्टर ने अपने चेहरे से मास्क हटाया और करण से कहा, सर अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैडम की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। मैडम के पेट में जो बच्चा है उसकी भी कंडीशन अब काफ़ी बेहतर है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मैडम को वास्तविकता से रूबरू कराना है। उनके दिल पर जो आघात लगा है वो शायद उसे मानने के लिए तैयार नहीं। अक्सर ऐसे केसेस में पेशेंट की मेंटल कंडीशन काफ़ी हद तक बिगड़ जाती है। वो असली ज़िंदगी और एक बुरे सपने में भेद करना भूल जाते हैं। असल ज़िंदगी में हुई बुरी घटनाओं को पेशेंट मानने के लिए तैयार नहीं होता है। पूरी तरह जानते हुए भी वो पेशेंट बार बार अपने आप को जगाने की कोशिश करता है। उसे ये उम्मीद होती है कि उसकी आँख खुलेगी और उसे ये पता चलेगा जो कुछ भी हुआ था सिर्फ एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। मगर ये कंडीशन पेशेंट के लिए बेहद खतरनाक कंडीशन हो जाती है। आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको उनसे बिल्कुल नॉर्मल पेश आना है, ना ज़्यादा सिंपैथी और ना ही ज़्यादा गीले शिकवे। करण जूनियर डॉक्टर की बात अच्छी तरह से समझ सकते थे। जाने से पहले जूनियर डॉक्टर ने करण की ओर देखकर उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अगर आपकी बेटी अनिका मैडम यानी कि हमारी डॉक्टर अमृता यहाँ मौजूद होती तो वो भी शायद आपको यही सलाह देती। बड़े ताज्जुब की बात है कि अचानक ही आपकी फैमिली पर इतने सारे दुख के बादल गरज पड़े। एक तरफ आपके बेटे के साथ ऐसा होना और दूसरी तरफ डॉक्टर अमृता की किडनैपिंग। आई होप जल्द से जल्द आपका परिवार वापस नॉर्मल और रूटीन लाइफ जीने लगे। करण को आश्वासन देने के बाद वो जूनियर डॉक्टर वहाँ से चली गई। करण भी इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक उनके परिवार के साथ ये सब क्या हो रहा था। करण अपनी सोच में डूबे थे, तभी उनकी नज़र उनके सामने खड़े वार्ड बॉय पर पड़ी। करण ये देखकर हैरान रह गए कि वार्ड बॉय की आंखें करण को घूर घूर कर देख रही थी। करण ने ये आंखें पहले भी कहीं देखी थी। वो आंखें काफ़ी जानी पहचानी लग रही थी। करण को इस बात से हैरानी हो रही थी कि जब डॉक्टर करण को सारे इंस्ट्रक्शन देने के बाद वहाँ से चली गई थी तो वार्ड बॉय वहाँ खड़ा खड़ा करण को क्यों घूर रहा था। अपने हाथ में पकड़ी हुई दवाइयों की ट्रे साइड टेबल पर रखते हुए उस वार्ड बॉय ने अचानक अपने चेहरे से मास्क उतारा। मास्क के पीछे का चेहरा देखकर करण हैरान रह गए। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर घाव के निशान, हल्की सफ़ेद दाढ़ी। करण के सामने जो इंसान खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि करण के बड़े भाई राजीव गुलेरिया थे। राजीव गुलेरिया जो सालों पहले गुलेरिया खानदान से गायब हो गए थे। 25-26 सालों से राजीव के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। राजीव का चेहरा देखकर हैरान करण ने धीमी और दबी हुई आवाज़ से कहा, राजीव भैया आप यहाँ। करण की आवाज़ सुनते ही राजीव ने करण का हाथ पकड़ा और कहा, अरे वाह मेरे भाई, इतनी जल्दी पहचान गया मुझे। तुमने खुद मुझे यहाँ बुलाया है और अब खुद मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ कैसे। मुझे तो लगता है कि तुमने मुझे यहाँ बुलाकर फिर से कोई प्लानिंग की है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ आऊँगा तो पकड़ा जाऊँगा। मगर मेरी एक बात तुम कान खोलकर सुन लेना, अगर यहाँ पर पूरी दुनिया भर के सिक्योरिटी गार्ड्स भी तुम लगा दो तो भी इन नो सिक्योर सिक्योरिटी गार्ड्स में इतना दिमाग नहीं कि मुझे पकड़ पाए। यह मत भूलो कि पिछले कई सालों से शहर के बीचों बीच रहते हुए भी मैं दुनिया की नज़रों से गायब हूँ। मुझे पकड़ना किसी के बस की बात नहीं है। अगर मुझे कोई पकड़ सकता है तो वो सिर्फ तुम हो और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो।
और इतना अच्छी तरह से समझ लो, तुम मुझे इसलिए नहीं पकड़वा सकते क्योंकि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो। तुम मुझे सिर्फ इसलिए पकड़वा सकते हो क्योंकि तुम मेरे भाई हो। और उस दुनिया में अगर मेरी ज़िंदगी का राज अगर कोई जानता है तो वह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। हालांकि भाई होने का फ़र्ज़ सिर्फ मैंने निभाया है, तुमने आज तक कभी मेरा छोटे भाई होने का कोई फ़र्ज नहीं निभाया। मगर फिर भी तुम्हारे बुलाने पर मैं अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर भी यहाँ तुमसे मिलने चला आया। राजीव की आंखों में करण के लिए काफ़ी गुस्सा नजर आ रहा था, मगर इससे पहले कि राजीव करण से अपनी बात आगे बढ़ाते तभी राजीव के कानों पर सिक्योरिटी गार्ड्स के आने की आवाज़ पड़ी। सिक्योरिटी गार्ड्स की आवाज़ सुनते ही राजीव ने करण को श्रेया के कमरे के अंदर खींचते हुए कहा, चलो मेरे साथ। राजीव अच्छी तरह से जानते थे कि चाहे श्रेया के लिए सिक्योरिटी कितनी भी टाइट हो, मगर श्रेया के कमरे के अंदर कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं आने वाला था। करण को कमरे के अंदर ले जाकर राजीव ने श्रेया के कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। करण ने देखा कि श्रेया अभी भी अपने बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। कमरे के अंदर आते ही करण ने ऊंची और सख्त आवाज़ में राजीव से कहा, भैया ये आप क्या कह रहे हैं? इस तरह यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तभी राजीव ने करण का कॉलर पकड़ लिया और अपनी गुस्से से लाल आंखें करण की आंखों में गाड़ दी और अपनी भारी आवाज़ से करण से कहा, मैं तो बरसों से सोया हुआ था, मगर आज तुमने मुझे जगाने पर मजबूर कर दिया। मैंने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा ये सब। आज तुम्हारी वजह से हमारा पूरा परिवार बर्बादी के कगार पर खड़ा है। मैं कहता था कि पापा से बिजनेस की कमान मुझे संभालने दीजिए, मगर नहीं। लोगों को लगता था कि पता नहीं तुम क्या दिव्य शक्ति लेकर आए हो कि सभी लोगों ने ये मान लिया कि गुलेरिया ऑफ इंडस्ट्रीज़ की कमान तुम्हारे हाथों में सौंपनी चाहिए। अरे मगर तुम मना भी तो कर सकते थे। तुम तो कह सकते थे कि गुलेरिया ऑफ कंपनीज का चेयरमैन बनने के लायक तो सिर्फ मैं हूँ। तुमने मेरी स्वाति को भी मुझसे छीन लिया, उसके भी मन में ये भ्रम पैदा कर दिया कि तुम मुझसे बेहतर हो। मगर आज देखो, अगर स्वाति जिंदा होती तो देखती कि तुमने क्या किया है। तुम तो इतने नाकारा और नपुंसक निकले कि न गुलेरिया ऑफ इंडस्ट्रीज़ को संभाल पाए और न ही अपनी बेटी। यहाँ तक कि तुम्हारी वजह से ही हमारा भतीजा आकाश अब इस दुनिया में नहीं रहा। राजीव की बात सुनते ही करण ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए जोर से राजीव से कहा, आकाश मेरा बेटा था। करण की आवाज़ की गूंज पूरे कमरे में बार बार सुनाई दे रही थी। करण इस वक्त भूल चुके थे कि वो एक हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में थे, जहाँ उनकी बहू कई घंटे से बेहोश पड़ी थी। मगर करण की ये आवाज़ कहीं ना कहीं बेहोश श्रेया के कानों पर पड़ी थी। श्रेया की आंखों की पुतलियों में हल्की हल्की हलचल नजर आने लगी थी। श्रेया के कानों में बार बार आकाश का नाम गूंजने लगा था। वहाँ राजीव ने करण की बातों का जवाब देते हुए कहा, अरे अगर सचमुच उससे बेटा मानते तो उसके साथ ये ना होता, तो उसके साथ आज हुआ है। तुमने गुलेरिया ऑफ इंडस्ट्रीज़ को नंबर 2 की पोजीशन तक पहुंचाया था, वो भी मेरी मदद से। इस शहर से गायब होने के बाद भी इस शहर में बना रहा। अंडरग्राउंड होकर मैंने वहाँ भी एक बड़ी दुनिया बनाई, वहाँ के साम्राज्य का मैं राजा बना। मगर बार बार अपने परिवार की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता रहा। आज लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि करण एक महान बिजनेसमैन है, द बिजनेस टाइकून। मगर ये कोई नहीं जानता कि ये बिजनेस टाइकून अगर इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बना है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, और मेरे पास हर बात का सबूत है। तुम्हारे ही कहने पर मैंने कई सारे पॉलिटिकल फेरबदल करके तुम्हें हज़ारों कॉन्ट्रैक्ट दिलवाए हैं, जिसमें तुमने हज़ारों करोड़ों का मुनाफा हुआ है। तुम्हारे कहने पर मैंने कई लोगों को तुम्हारे रास्ते में आने से रोका है, और तुम्हारे ही कहने पर मैंने कई लोगों को रास्ते से हटाया भी है। मगर आज तक तुमने कोई भी भाई होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया। तुम्हारी बेटी अनिका कई घंटों से गायब थी। तुमने फिर से मेरे सामने झोली फैला दी। तुमने मुझसे भीख मांगी कि मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढूं, मगर मेरे कॉन्टैक्ट्स करने के बावजूद एक बार भी तुमने ये पूछने की कोशिश नहीं की मैं कैसा हूँ, किस तरह की ज़िंदगी बिता रहा हूँ। खैर, तुम खुदगर्ज हो सकते हो, मगर मैं खुदगर्ज नहीं हूँ तुम्हारी तरह। तुम्हें इतना ही कहने आया हूँ कि तुम्हारी बेटी अनिका घर वापस लौट आई है। ये बात सुनते ही करण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। करण की मुस्कान देखते ही राजीव ने कहा, मगर उसे मैं नहीं लाया। सच कहूँ तो मैं उसे ढूंढ भी नहीं पाया था। वो अचानक ही आज सुबह मारबा हाउस के बाहर आ पहुंची। मैं ये तो नहीं जानता कि अनिका को किसने किडनैप किया था, मगर अनिका और तुम्हारे दुश्मन तक पहुंचने के लिए मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। करण हैरान होकर राजीव को देखने लगे।